मोहतरम ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मुशर्रफ सॉल्यूशन फॉर कश्मीर इशू 2006 और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आती होगी। और ये आपके सामने दुनिया का नक्शा है जिसको हमने मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया ताकि उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और यहाँ पर आपको पाकिस्तान का सियासी नक्शा दिखाया गया है और आप जानते हैं कि हम इसी की खारजा पॉलिसी की तारीख़ आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ब्रिटिश चले गए, लेकिन मसला कश्मीर छोड़कर चले गए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर इश्यूज़ छोड़कर चले गए और आज भी दोनों मुल्क आपस में लड़ते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद बहाल नहीं होता और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। दोनों तरफ इंतहा पसंद लोग भी हैं, दोनों तरफ अमन पसंद लोग भी हैं, दोनों तरफ अच्छे लोग भी हैं, दोनों तरफ शरारत करने वाले लोग भी हैं। तो शुरू में हमने 1948 की जो वॉर थी उसमें हमने कश्मीर आज़ाद करवाया। फिर 65 की वॉर में हमने कश्मीर आज़ाद कराने की कोशिश की जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम से, लेकिन वो उल्टा पड़ गया और 65 की वॉर हो गई। तो 48 की वॉर हमने जीती, 65 की वॉर जीती, फिर उसका बदला 71 की वॉर में हमसे लिया गया और वो अनफॉर्चुनेटली हम हार गए। उसके बाद फिर सियाचिन कन्फ्लिक्ट होता है जिसमें कश्मीर के कुछ सेक्टर ले लिए जाते हैं। फिर कारगिल वॉर होती है तो उसमें भी हम रिट्रीट करते हैं। तो इस तरह मुशर्रफ साहब की जो कारगिल वॉर थी जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें पुअर प्लानिंग और पुअर कोऑर्डिनेशन और पुअर मिलिट्री पॉलिटिकल जो कैबिनेट है उसका कोऑर्डिनेशन की वजह से हमें कारगिल के अंदर काफ़ी नुकसान देखना पड़ा था। तो सीज़ फायर होती है जनवरी 1, 1949 को और उसके बाद फिर उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया जाता है शिमला एग्रीमेंट के बाद। और मुशर्रफ दौर में ये मसला 62 साल पुराना हो चुका था और हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब भी यही था, अब भी यही है कि अगर कश्मीरी हमारे साथ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम के प्लेबिसाइट होगा, इत्तसवाब राय होगी। तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, हम ये भी जानते हैं। तो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है मसला कश्मीर की वजह से। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूटा था और वो हमारी तारीख़ का सबसे स्याह बाब है। उसके बाद पूरी कौम ने दोबारा सोचा भी नहीं था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो उठी, वो खड़ी हुई, वो उठी, उसने मेहनत की और फैसला किया कि हम एटम बम बनाएंगे और हमने एटम बम बनाया। और आज उसी की वजह से हमारा कश्मीर वाला, मकबूजा कश्मीर वाला या गज़ा वाला हाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िरोज़ खान नून ने प्लेबिसाइट के बारे में बात की थी, अयूब खान ने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिए थे और अयूब खान का ये था कि प्लेबिसाइट करवा लेंगे लेकिन पहले हम इलाका आज़ाद करवा लेते हैं। फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर ग्रैंड स्लैम हुआ, वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ZA भुट्टो और सवारन सिंह टॉक्स हुई थी पार्टीशन को लेके। फिर मुशर्रफ ने प्लेबिसाइट के ऊपर बात की और उसने 4 पॉइंट फार्मूला दिया और उसने कहा कि हम डिमिलिटराइजेशन करेंगे कश्मीर की और वहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस लेके आएंगे कि वहाँ के मकामी लोग खुद हुकूमत में आएंगे, यानी कश्मीर के मकामी लोग अपने मसाइल खुद हल करेंगे। वहाँ पर खुद उनको फंड्स वगैरह दिए जाएंगे कि वो स्कूल बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, अस्पताल बनाएं, डिस्पेंसरियाँ बनाएं वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुशर्रफ का जो 4 नकाती फार्मूला था वो ये था कि जैसे बॉर्डर्स हैं वैसे ही रहें, लेकिन लोगों को आज़ादी से आने जाने की इजाज़त दी जाए कि LOC के दोनों तरफ कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिल सकें, बातचीत कर सकें। पॉइंट नंबर 2 ये था कि आज़ादी के अलावा वो खुद मुख्तार हों और उनकी अपनी हुकूमत हो। पॉइंट नंबर C ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से फ़ौज निकाली जाए। पॉइंट नंबर D ये है कि कश्मीर के मसले के हल के लिए रास्ता निकाला जाए और वहाँ की आवाम खुद डिसाइड करे कि उन्होंने क्या करना है, और ये 15 साल के अरसे में सब कुछ किया जाएगा। इस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने नरमी दिखाई और पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ को नरम किया। यानी हमारा पहले भी प्लेबिसाइट वाले मौक़िफ़ था लेकिन उसमें डिमिलिटराइजेशन और दूसरी सेल्फ गवर्नेंस की बात की और नरमी दिखाई कि वहाँ का मसला हल होना चाहिए। और दहाइयों डेकेड्स पर मौजूद खारजा पॉलिसी में
एज सच कोई हमें तब्दीली देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम हमेशा प्लेबिसाइड की ही बात करते हैं। और ख़ुद इरादियत की बजाय खुद मुख्तार हुकूमत की बात हुई, जिसमें जैसे 18वीं तरमीम के बाद आज सूबे आज़ाद हैं, इस तरह कहा गया कि कश्मीर के एक अलहदा रियासत के तौर पर ही एक्ट करेगा। हाँ, जो मकबूजा कश्मीर है वो इंडिया के अंडर होगा, आज़ाद कश्मीर हमारे अंडर होगा, लेकिन वहाँ पर हमारी हुकूमतों की बस इतनी मुदाखलत होगी कि खारजा पॉलिसी और डिफेंस, ये 2 चीज़ें, बाकी वहाँ के लोग अपना सब कुछ खुद देखेंगे। कश्मीर को दिल्ली से बात करने का कहा गया, LOC को एक तरह से पक्का बॉर्डर मान लिया गया कि ठीक है अब ये परमानेंट बॉर्डर है, और कब ये माना गया कि कश्मीर एक 2 तरफ़ा मसला है। ऐसी बात हो कि सब खुश हों, असल रूह एक लिहाज से ना घायब होती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि हिंदुत्व, मुदित्व, RSS, शुद्धि और संगठन, RSS वगैरह, और अखंड भारत की सोच, तो ये चीज़ें थीं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थीं। वो तो अजीब लोग हैं, समझ नहीं आती। हालांकि नफसियाती जो मसाइल होते हैं उनका इलाज मौजूद है, और अगर वो बहुत बिगड़ गया है तो उसके लिए बाज़ार में दवाइयाँ भी अवेलेबल होती हैं। साइकोलॉजिस्ट से आराम नहीं आ रहा, आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएँ, लेकिन RSS के लोगों को ये बात कौन समझाए। कहा गया कि 7 या 15 साल लोगों में अपने अपने मौक़िफ़ बयान किए जाएंगे, पॉलिटिकली चला जाएगा, सियासत की जाएगी, और मौक़िफ़ बयान करने के बाद कश्मीरी अवाम पर फ़ैसला छोड़ा जाएगा। अगर वो ये हल ना माने तो कोई दूसरा हल तलाश कर लेंगे। इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर से इस हल पर मुख्तलिफ रद्द अमल यानी रिएक्शंस आए। बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ उस वक्त मुल्क में नहीं थे, उन्होंने खुलकर मुशर्रफ की मुखालफत की और कहा कि किसी भी बात पर यकीन ना किया जाए, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदा नहीं है बल्कि एक डिक्टेटर हैं। नवाज़ शरीफ ने साफ साफ कहा कि मुशर्रफ में इतनी अकल ही नहीं कि गहराई से सोच सके, और आप इससे बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आज है कल नहीं होगा, और एट दी एंड तो डिक्टेटरशिप मुल्क में ख़त्म होनी ही है। नवाज़ शरीफ ने मुशर्रफ को ज़िद्दी, गैर संजीदा इंसान कहा, और कहा कि अवाम उनके साथ नहीं, क्योंकि वो एक डिक्टेटर है। मुशर्रफ के हल को हम नहीं मानते। हाँ, हम खुद बैठ के टेबल टॉक करेंगे, हम बातचीत करेंगे, हम मसाइल का हल निकालेंगे, हम भी प्लेबिसाइड की तरफ जाएंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन एक डिक्टेटर की बात को कैसे माना जा सकता है। तो यूँ समझ लें नवाज़ शरीफ उस वक्त के इमरान खान थे। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुशर्रफ के पास अवामी मैंडेट नहीं, इसलिए उनकी बात काबिल कबूल नहीं। लेकिन यहाँ पर एक हैरत की बात है कि हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कहा कि मुशर्रफ का दिया गया हल काम कर सकता है और उसको कबूल किया जा सकता है। इस तरह किसी को भी शिकस्त यानी हार महसूस नहीं होगी और कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारी शाहरग है, इंडिया कहता है हमारा अटूट अंग है, तो इनके दरमियान टसल तो होनी ही थी। मार्च 2006 में इंडियन हुकूमत ने बादशाह डैम पर एतराज़ किया कि आप वो कैसे बना सकते हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है, और उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है और हमारा तो उसके ऊपर भी क्लेम है। हालांकि ये एक बोसीदा और घटिया बात है, इसमें ऐसा सच कोई वो बात नहीं है कि इसके ऊपर इतना फोकस किया जाए। हाँ, लेकिन ये बोसीदा घटिया इस तरह की लैंग्वेज आपने पेपर में इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आपके मार्क्स जो नंबर हैं वो बोसीदा और घटिया आएंगे। तो अगर हम इस मसले को देखें तो डिमिलिटराइजेशन बहुत ज़रूरी है। वहाँ के अवामी लोगों के पास हुकूमत आनी चाहिए, वहाँ के लोगों को फ़ंड मिलने चाहिए कि वो अपने जो देहात वगैरह हैं जहाँ पर 50, 60, 70 फैमिलीज़ घर बने हुए हैं, 50, 60, 70 घर बने हुए हैं, वो अपने मसाइल खुद हल कर सकें। देहात में डिस्पेंसरियाँ हों, अगर वहाँ पर अस्पताल नहीं है तो डिस्पेंसरियाँ तो ना, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इन्फेक्शन, इन चीज़ों का तो इलाज होना चाहिए ना। ये क्या बात हुई कि आपने उनको बिल्कुल इंसानियत के दर्जे से गिराया हुआ है, आपने अपनी वहाँ पे आर्मी रखी हुई है। तो इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है। तो वो क्या कश्मीर को दूसरा गज़ा बनाना चाह रहा है, क्या वहाँ पर कारपेटेड बॉम्बिंग करना चाह रहा है, या फिर वहाँ के लोगों को बाकायदा उनका सांस, उनकी सोच, उनकी हर चीज़ बंद करके मारना चाह रहा है। तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। हाँ, लेकिन वहाँ के पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम है, तो इंडिया को भी चाहिए वो ऐसा करे कि वहाँ के मकामी लोगों को खुद इख्तियार दिया जाए। वहाँ पर यूनियन काउंसलर के इलेक्शन हो, वहाँ पर हर इलाके का अपना अपना नुमाइंदा हो, सियासत की जाए, बातचीत की जाए, टेबल टॉक की जाए, फंड्स दिए जाएँ, और फिर कश्मीरी अवाम पर फैसला छोड़ा जाए कि भाई वो क्या चाहते हैं।
इंडिया के साथ आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, या फिर आज़ाद होना चाहते हैं। तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है। और जो मुशर्रफ का जो 4 पॉइंट्स थे, वो जो हुर्रियत रहनुमा थे उन्होंने मान लिए थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये एक बेहतर हल है कि 15 साल वहाँ पर सियासत की जाए और उसके बाद फिर प्लेबिसाइड करवाया जाए। लेकिन आज आपको पता है कि इंडिया ने वहाँ पर क्या किया है, उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया। उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी अवाम का सुख चैन सब कुछ बर्बाद किया, उनको ज़हनी जिस्मानी अजियतें दी। अभी पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। वो अलग बात है कि वो सिंदूर क्या था, वो तो खुद ही विधवा हो गए। तो अब इस बारे में क्या कहा जाए, कुछ समझ नहीं आता कि नफसियाती मसाइल क्यों इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया के लोग बड़े शानदार हैं, वहाँ पर अमन पसंद भी लोग हैं, वहाँ पर बड़े पढ़े लिखे भी लोग हैं, वहाँ पर IT के एक्सपर्ट्स भी हैं, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, वहाँ पर अच्छे एक्सपर्ट्स भी हैं। लेकिन ये जो एक नफसियाती टोला उनकी हुकूमत में मौजूद है, जिनको फौरी तौर पर डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत है, तो उनके बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक साइचीन है जो कि चाइना के अंडर है। तो जो कश्मीर है वो एक ट्राई एंगल की सूरत रखता है कि उसमें सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं बल्कि चाइना भी एक तीसरा फैक्टर है। तो अगर कश्मीर का मसला होगा तो उस टेबल के अंदर कहीं ना कहीं चाइना भी किसी कुर्सी पर मौजूद होगा और मामला देख रहा होगा। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।